छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से क्लास लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट है ये 37वीं क्लास है आरआरबी की। और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके लेकर आएंगे सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि परीक्षण और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस। तो पूरी क्लास देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है? 2001, 2003, 2002, 2004। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया था। वर्ष 2002 में। तो ये विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठता है। सी वाला सही आंसर है ये, ठीक है ना। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित अधिनियम है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। दादाभाई नौरोजी ने सन 1867 से 68 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1948 से 49 में किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित एवं जारी किए जाते हैं। विदित है कि मई 1957 में 57 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों की सांख्यिकी गतिविधियों के मध्य समन्वय बनाने के लिए की गई थी। तो इसमें विकल्प सी हमारा सही आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। यह नृत्य उत्सव भारत के उत्कृष्ट नृत्य उत्सवों में से एक है। इसको भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, ओडिसी और मणिपुरी के विभिन्न प्रमुख प्रतिपादकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह त्यौहार भारत के व्यंजनों के साथ केरल के विभिन्न पारंपरिक हस्तशिल्प को भी प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, बंगलुरु या मैसूर। इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, बेंगलुरु या मैसूर। देखिए, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित शार
SHAR सार इसरो ISRO इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। इसे अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। जो श्रीहरिकोटा है, रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। और इसे अब किस नाम से जाना जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2005 में यहाँ दूसरा अत्याधुनिक प्रक्षेपण पैड बनाया गया है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो, इसका ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना, भोपाल, अलीगढ़, हैदराबाद। तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में तेलंगाना में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यदि हैदराबाद आए तो इसे करो और तेलंगाना आए तो तेलंगाना करो, ठीक है ना। वैसे हैदराबाद ही आएगा। मौजूदा मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में तेलंगाना में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को 1998 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के साथ स्थापित किया गया। इसको राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। तो हो गया ये मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। आंसर विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान दे रखा है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। शिरडी, राजगीर, सोमनाथ, कुशीनगर। देखिए, शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल है। शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित अहमदनगर जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन ... है। MS स्वामीनाथन कौन है? एक कृषि वैज्ञानिक, एक पर्यावरण विज्ञानी, एक पक्षी विज्ञानी, एक पत्रकार। MS स्वामीनाथन प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं। कौन है ये? एक कृषि वैज्ञानिक हैं MS स्वामीनाथन। विकल्प ए इसका सही आंसर है। जो भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। MS स्वामीनाथन। अब अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? संस्कृत, तेलुगु, तमिल, मराठी। वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004-2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार हैं। तमिल ये रही, तमिल को दिया था 2004 में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। और संस्कृत को 2005 में संस्कृत को दिया था। और कन्नड़ इसमें नहीं है, इसे भी देख लें। कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, और है एक उड़ीसा में उड़िया 2014। वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 14 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जो इस प्रकार हैं। तमिल 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, और मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। अब देखिए, ये बच्ची मराठी, ये तो आ रही नहीं, ये मराठी किसी में। मराठी अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो विकल्प डी इसका आंसर सही है।
समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डॉट डॉट से लिया गया है। कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या अमेरिका के संविधान से। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर बैठता है इसका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का डॉट डॉट मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने के से निवारित नहीं करती। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 23। अब आपको हम कराएंगे सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति के क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11। देखिए, 11 में कह रहा है ये, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। राजमिस्त्री, निर्माण। मैकेनिक क्या करता है? देखिए, जिस प्रकार राजमिस्त्री निर्माण का कार्य करता है उसी प्रकार मैकेनिक रिपेयरिंग, मरम्मत का कार्य करता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर चतुर्थ अक्षर समूह को पूर्ण कर सकता है। CH, QDU, PFV, KN। देखो कैसे करेंगे इसे। देखो ध्यान से देखो इसे। CIL, तो ये किस नंबर पे? C तीसरे नंबर पर आता है वर्णमाला क्रम में, और L आता है 12वें नंबर पे। इन दोनों का अंतर करो तो 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9। और 9 नंबर पे आता है I। तो ये ऐसे बना I मध्य का। ऐसे देखो Q, D और V। Q का वर्णमाला क्रम है 17, 17 पर आती है Q। और V कितने पर आती है? 21 पे। 21 और 17 का अंतर क्या है हमारा? 4। और 4 नंबर पे क्या आती है? D मध्य वाली। इसी प्रकार इसे देखो P, F और V। P का वर्णमाला क्रम है 16 और V का है 22। 22 और 16 का अंतर क्या है? 6। और 6 नंबर पे आती है F। ठीक है ना। इसी प्रकार K, N और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब देखो N किस नंबर पे है? N है 11वें नंबर पे। N किस नंबर पे? 11वें नंबर पे। और 16, 6, 22 और N किसने नंबर पे है? N 14वें नंबर पे आती है। ठीक है ना। तो यहाँ अंतर है। और इनको देखो ध्यान से, 12 और 6 कितने होते हैं? 22 जोड़ा तो 17 और 4 21
और 9 और 3 12। तो इसी प्रकार हम इन तीनों को दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को। तो कितना है, 4 और 1 5, 1 और 1 2 25। इसका मतलब यहाँ क्या है हमारा, 25वें नंबर पे क्या है, बाई। बाई आती है 25वें नंबर पे, ठीक है ना। और अंतर देखो इन दोनों का, अंतर अंतर क्या है, 11 अंतर, डिफरेंस 25 कितना है, 14। तो सही आ गया ना हमारा। तो आंसर विकल्प कौन सा है, डी। डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी के। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, एक विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि मोबाइल को 713694 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और टेबल TABLE को LET को 253942 के रूप में कोडबद्ध है, तो वैलेट BALLET को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो कैसे करेंगे इसे देखो। सबसे पहले सॉल्यूशन, इसका हल, जिस प्रकार देखिए, ये क्या मोबाइल, तो ये है MOBILE, ये है। और इसका ये कोड है 7 1 और B का 3 I का 6 और 9 E 4, ये बन गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही देखो, इसका देखो टेबल TABLE और T, और इसका कोड है 253942, 2539 और 42, 4 और T का 2, ठीक है ना। इतने आ गया, सही समझ में आ रहा है। और के रूप में तो वेलेट। अब ये पूछ रहा है, देखो B और ALLET, इसका पूछ रहा है, ठीक है ना। कैसे करें, यहाँ देखो, इस उसी प्रकार जैसे ये दे रखा है, जिस प्रकार ये और ये दोनों, उसी प्रकार कोडित अक्षरों से निर्मित शब्दों का कोड। बी देखिए, बी क्या है, 3, यहाँ देखिए बी 3 है, और इसमें देखिए 3 है। तो यहाँ भी बी का क्या हो जाएगा, यहाँ बनाए 3 आ गया, समझ में आ रहा है ना, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए इसमें नहीं, ए इसमें है। ए का कितना है, देखिए ध्यान से, ए का 5 है, 5 लिख दिया। एल एल का ध्यान देखो 9, इसमें भी 9, इसका मतलब एल का क्या है, 9 और 9। अब रह गया ई, इसमें है 4 है ई, इधर ये है देखो 4 ही तो आ रहा है ई का, तो ई का 4 और टी, टी कितना है, 2, देखो 2, और यहाँ देखो टी 2 है ना, तो टी का 2 हो गया। ये आ गया 359942, 359942।
अब देखिए कौन सा विकल्प सही होता है। तो विकल्प बी 35, 99, 42। सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो गया। अगला, आगे का देखो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यदि प्लस का अर्थ भागित है, प्लस का अर्थ क्या है, भागित है, और माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, इसे करना है। तो देखो इसके सॉल्यूशन के लिए बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 16। गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, तो 16 माइनस 6 हो गया। माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस लगा दिया। 2, भागित का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा 3 कर दिया, ब्रैकेट बंद। प्लस का अर्थ क्या है, भागित, यहाँ भागित कर दिया। 4, माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, 4 प्लस 4, भाग का अर्थ गुणा, गुणा 2। ये होगी। अब इसे सरल करें। चिन्हों को प्रतिस्थापित कर दिया हमने दिए गए समीकरण में। चिन्हों को प्रतिस्थापित करने पर चिन्ह प्रतिस्थापित करने पर, अब इसे हल करें। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। 16 में से 6 गए, कितने हुए, 10, प्लस 2 तिया 6, भागित 4 और 4 8, उड़ीस 2, इतना हो गया। अब देखो मझला ब्रैकेट सरल करते हैं। 10 और 6 16, भागित 8, गुणित 2। अब 16 में भाग लें किससे, 8 से, 8 दूनी 16, 2 गुणा 2, कितना हो गया, 4। आंसर आ गया विकल्प डी। यहाँ देखिए विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। सभी के समझ में आ गया ये सवाल, हो गया। अगला सवाल देखो अब, प्रश्न नंबर 15। 15 में दे रखा है हमें, मीसा की शादी लाइट से हुई है। मीसा की शादी किससे हुई है, लाइट से हुई है। लाइट के बड़े भाई यागई की 2 बेटियां हैं। यागमी, मीसा की शादी लाइट से हुई है, लाइट के बड़े भाई यागमी की 2 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। सीना दोनों में छोटी है। मिकासा सीना की दादी है। ओसियो मिकासा का पोता है। यागमी की सास की केवल एक ही संतान है। मिकासा की केवल 2 संतानें हैं और मीसा मिकासा की बहू है। लाइट का ओसियो से क्या संबंध है, लाइट का ओसियो से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार सबसे पहले मीसा की शादी, यहाँ से स्टार्ट करें। मीसा की शादी लाइट से हुई है, तो मीसा लिखें। मीसा की शादी किससे हुई है, लाइट। ये पति पत्नी है, दोनों क्या है, ये पति और पत्नी। मीसा की शादी लाइट से हुई है। लाइट के बड़े भाई, लाइट का एक भाई है बड़ा, बड़े भाई यागमी, लाइट का भाई यागमी, लाइट का भाई है यागमी की 2 बेटियां हैं। यागमी की कितनी हैं, लाइट के बड़े भाई यागमी की 2 बेटियां हैं, इसकी हैं 2 बेटी। दो इसकी हैं बेटी। बेटी
इसकी दो बेटियां हैं। दो बेटियां, कोई बेटा नहीं है। याग्मी की दो बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। सीना दोनों में से छोटी है। एक बेटी आ गई सीना। सीना सीना दोनों में से छोटी है। मिकासा सीना की दादी है। मिकासा। याग्मी की इधर माँ कौन है? ये मिकासा। मी का सा। मिकासा। तो याग्मी की कौन है? मिकासा। याग्मी की कौन है? माँ। जब तो इसकी सीना की ये दादी हो गई। ठीक है। मिकासा शीना की दादी है। ओसियो। ओसियो मिकासा का पोता है। मिकासा का पोता है। लाइट इसका ये भाई है। इसकी ये माँ है। सुनो, मिकासा शीना की दादी है। ओसियो मिकासा का पोता है। याग्मी की सास। याग्मी की सास। सास। याग्मी की सास की केवल एक ही संतान है या कि एक ही संतान है कोई? यहाँ है जिसकी ये माँ। नहीं, केवल सास की केवल एक संतान है। मिकासा की केवल दो संतान है। मिकासा की दो संतान है। मिकासा की दो संतान है। मिकासा की दो संतान है। केवल दो संतान है। और मीसा मिकासा की बहू है। मीसा मिकासा की बहू है। ये कौन है? इसकी बहू है। इसका मतलब ये क्या है? लड़का है इसका। तो लाइट, और तो लाइट जो आया था हमारा ओसियो। ओसियो इसका बेटा है, क्योंकि इसकी तो दो बेटियां हैं केवल। ठीक है ना। मिकासा की केवल दो संतान है और मीसा मिकासा की बहू है। लाइट का ओसियो से क्या संबंध है? लाइट का ओसियो, लाइट का ओसियो से क्या संबंध है? अब देखो, ओसियो से संबंध पूछ रहा है लाइट। अरे इसका ये पिता हो गया ना। अतः लाइट ओसियो, ओसिया, लाइट ओसिया का पिता है। समझ में आ गए? विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। 16 में है कथन कुछ बेंच कील हैं। कुछ बेंच क्या हैं? कील हैं। सभी बेंच बेंच और कीलें धातुएं हैं। कुछ लकड़ियां कील हैं। कुछ बेंच कील हैं। सभी बेंच और कीलें धातुएं हैं। कुछ लकड़ियां कीलें हैं। धारणा दे रखी है, देखिए। यहाँ वैनारिक बनाए कथानुसार। कथनानुसार वैन आरेख बनाने सभी कुछ बेंच कील हैं। तो ये बनाए हमने कुछ बेंच कील हैं। कीलें और ये हो गई बेंच। बेंच। अब सभी बेंच और कीलें, सभी बेंच और कीलें, ये पूरा आ गया। धातुएं हैं। धातुएं सही है। कुछ लकड़ियां कीलें हैं। अब ये लकड़ियां, ये बनाया ये लकड़ियां।
कुछ लकड़ियां कीले हैं। ये बन गया वैनारिक। अब देखिए धारणाएं। कुछ लकड़ियां केवल धातुएं हैं। कुछ लकड़ियां केवल धातुएं हैं। ये नहीं है सही, धातुएं नहीं लकड़ियां। कुछ लकड़ियां केवल बेंच हैं। बेंच से भी संबंधित नहीं है इसका, ये भी सही है। गलत है। कुछ बेंच लकड़ियां हैं। कुछ बेंच लकड़ियां हैं। ये बेंच से संबंधित है ही नहीं, विकल्प सी भी नहीं है सही। डी कह रहा है कुछ धातुएं लकड़ियां हैं। कुछ धातुएं, देखो यहाँ आ रहा है ना, कुछ धातुएं लकड़ियां हैं। वैनारिक से स्पष्ट है कि कुछ धातुएं लकड़ियां हैं कथन में निहित है। ये हमारा सही है, तो विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर बनता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। 17 में क्या है, उस वैन आरेख का चयन करें। उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वास्तविक संख्याएं, परमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। देखो सभी एक दूसरे संबंधित। देखो वास्तविक संख्याएं पहला बन जाएगा, ये विकल्प ए सही है इसमें। चारों देखो जिसमें से विकल्प ए सही आ रहा है होगा। देखिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या आती है, तो दूसरे नंबर वाला क्या हो गया, परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं, तो तीसरा मार्क क्या आ गया, पूर्णांक। पूर्णांक और पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं इसके अंदर आ गई। सभी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्याएं। और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं। देखिए समझ में आ गया ना। प्राकृतिक संख्याएं सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, बिल्कुल इसके अंदर आ गई सभी परिमेय। और परिमेय संख्या सभी पूर्णांक होते हैं, इसके अंदर आ गया। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, तो इसके अंदर आ गया ये। और प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या होती है, इसके अंदर आ गया। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, करेक्ट। आगे चलते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 को क्या है, देखिए आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। पहचानें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक पर्याप्त हैं। कथन आवश्यक पर्याप्त हैं। चमेली का रंग क्या है, ये दे रखा है, प्रश्न है चमेली का रंग कैसा है। कथन एक, नीले को सफेद कहा जाता है, सफेद को लाल कहा जाता है और लाल पीला कहा जाता है। सेकंड है कथन सेकंड है, पीले को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी को काला कहा जाता है, सफेद को भूरा कहा जाता है और भूरा को नारंगी कहा जाता है। तो ए या तो फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त हैं। दोनों फर्स्ट और सेकंड एक साथ पर्याप्त हैं, नहीं है, केवल फर्स्ट पर्याप्त है, केवल सेकंड पर्याप्त है। देखिए चमेली का फूल का रंग कैसा होता है, चमेली का रंग क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन। चमेली के फूल का रंग सफेद होता है। चमेली का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। परंतु कहीं कहीं पीले रंग के फूल वाली प्रजाति भी पाई जाती है। चमेली के फूल का रंग सफेद होता है, परंतु कहीं कहीं पीले रंग के फूल वाली प्रजाति भी पाई जाती है। अतः देखिए पीले को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी को काला कहा जाता है, सफेद को भूरा कहा जाता है और भूरा को नारंगी कहा जाता है। इसमें लाल पीला कहा जाता है, लाल पीला है ना कि खाली पीला है ना।
तो हमारा जो सेकंड जो कथन है बिल्कुल सही है, पर्याप्त है ये। अतः केवल कथन सेकंड पर्याप्त है। चमेली के फूल का रंग सफ़ेद होता है, परंतु कहीं कहीं पीले रंग के फूल पाई की प्रजाति भी होती है। अतः केवल कथन सेकंड पर्याप्त है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर बैठेगा इसमें, कि पीले को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी को काला कहा जाता है, सफ़ेद को भूरा कहा जाता है और भूरे को नारंगी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अब प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न ध्यान से देखें। इसमें कथन दे रखा है। कथन क्या दे रखा है 19वें में, देखिए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा, परीक्षा प्रश्न वास्तव में कठिन और लंबा था। कथन है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा था परीक्षा प्रश्न वास्तव में कठिन और लंबा था। निष्कर्ष निकलते हैं। छात्रों को परिणामों में अंक कम की उम्मीद है। सेकंड दे रखा है, प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। अब देखो कथानुसार, कथन के अनुसार क्या है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने परीक्षा प्रश्न को अत्यधिक कठिन और लंबा बताया, जिससे उनके परिणामों में कम अंक प्राप्त हो सकते हैं, जिससे उनके परिणामों कम अंक प्राप्त हो सकते हैं। कथन में केवल प्रश्न पत्र के कठिन एवं लंबा होने की बात कही गई है, न कि प्रश्न पत्र में बाहर के प्रश्न थे। अतः केवल निष्कर्ष फर्स्ट का पालन करता है, ये सही है, क्योंकि इसने बाहर से आने वाले तो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं सेकंड वाला। तो इसमें से कौन सा आंसर है, केवल निष्कर्ष सेकंड नहीं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट। बिल्कुल सही, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। केवल निष्कर्ष फर्स्ट का पालन करता है, कोई निष्कर्ष नहीं, दोनों नहीं। अगला प्रश्न समझ में आ गया ना, हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न क्या है। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। मोबाइल, लैपटॉप, पॉइटॉप, विलेटर। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। 20वां प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों में से ब्लेड भिन्न है। ब्लेडर, ब्लेंडर क्या है, भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी संचार के साधन हैं। जबकि ब्लेडर एक 3D, ये क्या है, ये होता है 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है ये। और ये सभी मोबाइल, लैपटॉप, पॉइटम, ये क्या है, सभी संचार के साधन हैं। तो विकल्प कौन सा सही है इसमें, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। तो बी लगा दो, क्योंकि डी वाला इसमें है आंसर। समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 देखिए। शब्दों के चार जोड़े नीचे दिए गए हैं। शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं। इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करना है। इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करना है। पारा तरल, गन पाउडर ठोस, कपूर गैस, हीलियम गैस। देखो कपूर ठोस अवस्था में रहता है, न कि गैस अवस्था में। कपूर ठोस अवस्था में रहता है, न कि गैस अवस्था में। ठीक है ना। जबकि अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। पारा तरल बिल्कुल सही है, गन पाउडर ठोस रहता है, हीलियम गैस, लेकिन कपूर ठोस में रहता है, इसलिए हमारा यही अलग है। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22वें प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या है इसमें। इसमें रंजीत ने कथन दे रखा है कि रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। धारणा देखिए। धारणा है पहला, गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया।
गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया। ये तो इसने कहीं बात आई ही नहीं है, देखिए इसमें। संदीप ने अपने मित्र रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। तो पत्नी का तो है ही नहीं इसमें सिस्टम कुछ, ठीक है ना। पत्नी उसकी गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया, नहीं, गलत है ये तो। संदीप और रंजीत मित्र हैं, ये बिल्कुल सही है। संदीप ने और रंजीत मित्र हैं, सही है। यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था, ये भी सही है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही है। सेकंड और थर्ड अंतर्निहित हैं, ठीक है ना। दिए गए कथन के अनुसार दी गई धारणाओं में से केवल धारणा सेकंड और थर्ड कथन में अंतर्निहित है, तो विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23वें प्रश्न है, रात के 9:22 बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई से बने दो कोणों में से छोटा कोण कितना होगा। दो कोणों में से छोटा कोण कितना होगा, ये दे रखा है। तो देखिए कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन 9:22 बजे घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण बराबर 60 गुणा h माइनस 11 गुणा m/2, जहाँ h क्या है, घंटा, m क्या है, मिनट। h घंटा और m मिनट है, ठीक है ना। तो बराबर 60 गुणा 9:22 है तो 9 घंटा है ये, माइनस 11 गुणा 22 क्या है, मिनट है, अपन 2 और 9 × 54 540 माइनस 11 दूनी 22, क्या 22 23 24 242/2। अब 10 में से 2 गया 8, यहाँ 3 रह गए, 13 ले हुए, 13 में से 4 गए 9 बचे, यहाँ 5 में से 1 इधर चला गया, 4 बचे, 4 में से 2 गए 2/2। अब भाग लगा तो 2 × 2, 2 चौक 8, 1 बचा 18 हो गए, 2 × 18 149 आंसर। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया सवाल सभी के, हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 24 देखिए, 24वां प्रश्न, एक पार्क में 8 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। एक पार्क है जहां पर 8 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं और उन्होंने काले, नीले, गुलाबी, सफ़ेद, लाल, हरे, पीले और भूरे में से अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए हैं, परंतु वे इसी क्रम में नहीं बैठी हैं। जिस लड़की ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं वह बाएं सिरे से 5वें स्थान पर बैठी है। जिस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने हैं वह पीले और गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के बीच में बैठी है। जिस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं वह पीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। और जिस लड़की ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं वह दाहिने सिरे पर बैठी है। जिस लड़की ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं वह बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर नहीं बैठी है। जिस लड़की ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने वह नीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बगल में बैठी है। जिस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं वह भूरे और लाल रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के बीच में बैठी है। अब ये पूछ रहा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठी है। हरे रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की, बी दे रखा है काले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की, सी गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की, या डी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की। तो देखो कैसे करते हैं इसे।
ध्यान से देखें। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार क्रमबद्ध बैठने पर। एक पार्क में 8 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं और उन्होंने काले, नीले, गुलाबी, सफ़ेद, लाल, हरे, पीले और भूरे में से अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए हैं, परंतु वे इसी क्रम में नहीं बैठी हैं। जिस लड़की ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं, पीले रंग के कपड़े पहने हैं, देखो सबसे पहले कितनी हैं लड़कियां? 8 हैं। तो ये लाइन खींच ली हमने, ये दायां इधर, दायां और इधर बायां, और 8 ये बना दो, 1 2 और 3 4 5 6 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब देखो जिस लड़की, ये दे रखा है जिस लड़की ने पीले रंग के कपड़े पहने, जिस लड़की ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं, तो माना यहाँ है, हमने पीला लिख दिया, पीला, पीला रंग, ठीक है ना। जिस लड़की ने पीले रंग के कपड़े पहने वह बाएं से 5वें स्थान पर बैठी है। बाएं से 1 2 3 4 5वें नंबर पे, ये 5वां नंबर आ गया, 5वें स्थान पर बैठी है। जिस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने हैं, जिस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने वह पीले और गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के बीच में बैठी है। जिस लड़की ने काले पहन रखे हैं, पीले और गुलाबी पहनने वाले, तो पीले उनके मध्य बैठी है। तो 1 2 3 4 इधर बैठी है, इधर बैठी, ये नहीं रखा है ना, सुनो 5वें स्थान पर बैठी है। जिस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने हैं वह पीले और गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के बीच में बैठी है। जिस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं, वह पीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बाईं ओर है, इधर बाईं ओर है और दूसरे स्थान पर बैठी है। इससे बाईं ओर है और दूसरे स्थान पर बैठी है सफ़ेद, सफ़ेद, सफ़ेद रंग। अब देखो इसका, इन दोनों का मध्य यहाँ है, तो इधर काले वाला तो हुआ नहीं, काले वाला नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ देखो ध्यान से, जिस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने वह पीले और गुलाबी रंग के मत, तो यहाँ आएगा, यहाँ गुलाबी आ जाएगा और यहाँ काला आ जाएगा, काला रंग, और यहाँ आ गया गुलाबी, गुलाबी रंग, ठीक है। जैसे इतना हो गया, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं वह पीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बाईं ओर दूसरी है, पहनने वाली लड़की के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी जिस लड़की ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं, जिस लड़की ने नीले रंग के, अब इसमें आए नीले रंग के कपड़े, जिस लड़की ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं वह दाहिने सिरे पर बैठी है, यहाँ बैठी है नीले रंग के कपड़े पहने वाली, नीला, नीला रंग, यहाँ तक आ गया। दाहिने सिरे पर बैठी है। जिस लड़की ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं वह बाएं सिरे पर बैठी है, लाल रंग के कपड़े पहने और बाएं सिरे पर बैठी है। बाएं सिरे, बाएं सिरे पर दूसरे स्थान पर नहीं बैठी है। अच्छा 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 अच्छा, लाल रंग के कपड़े पहने हैं वह बाएं सिरे के दूसरे स्थान पर नहीं बैठी है, अर्थात वो यहाँ नहीं है, ये कह रहा है।
जिस लड़की ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं वह नीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बगल में बैठी है। जिसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने नीले रंग के बगल में बैठी, बिल्कुल सही है। जिस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए भूरे और लाल रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के बीच में बैठी है। सफ़ेद के भूरे और लाल इधर इधर होंगे, भूरे और लाल वाले होंगे, ठीक है ना। अब देखो, जिस लड़की ने सफ़ेद कपड़े रंग के कपड़े पहने भूरे और लाल रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के बीच में है, तो यहाँ भूरे और लाल हैं। देखो यहाँ भूरे हो गया, भूरे, भूरे रंग के, भूरा रंग हो गया, और इधर लाल, लाल रंग, लाल रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के बीच में बैठी है। पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है? अब सिर्फ हरे रंग वाला रह गया, हरा रंग रह गया इसमें, हरा, हरे रंग, ठीक है ना। तो हरे रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की है बाएं तरफ, आ गया। पंक्ति में बाएं सिरे पर हरे रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की बैठी है। पंक्ति में बाएं सिरे पर हरे रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की बैठी है। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 25 में क्या है? राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है। उनके घर से स्कूल किस दिशा में है? देखो, सबसे पहले तो दिशाएं बना लें यहाँ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लो यहाँ है इसका प्रारंभ बिंदु, राज है, और ये चलता है उत्तर 10 मीटर उत्तर, उत्तर इधर ही कोई तो उत्तर चला, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है, बाएं किधर है? इधर है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ये बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, 25 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं इसका इधर हो गया। अब और ये चला 40 मीटर, कितना चला? 40 मीटर चला, 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा आपने, दाएं मुड़ता है और 5 मीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है, फिर इसके दाएं इधर हो गया, ये चला 5 मीटर, 5 मीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है। उनके घर से स्कूल किस दिशा में है? ये स्कूल है, स्कूल, स्कूल, तो देखो ये दिशा बन गई, ये तो दिशा प्रारंभ बिंदु से ये दिशा हुई, ये ऐसे बना दें हम उत्तर, ये कौन सी दिशा हुई? देखो ये वाली, यही तो हो गया पश्चिम और दक्षिण, तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न देखते हैं।
अब हम आपके लिए कराते हैं कंप्यूटर एवं अनुप्रयोगों की मूल बातें, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। 26वां प्रश्न पर आते हैं। 26वां प्रश्न है, कंप्यूटर चिप्स कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चांदी, लोहा, सोना, सेमीकंडक्टर। तो कंप्यूटर की चिप्स होती है के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, क्रोमियम, लेड या सिल्वर। देखिए, कंप्यूटर के प्रयोग में होने वाली आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 28, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है, कौन है? चार्ल्स बेबेज। विकल्प सी इसका आंसर सही है बिल्कुल। आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिक इंजन को विकसित किया, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में एम और एल दोनों कुंजियां की एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और एल कुंजी एम कुंजी की बाईं ओर मौजूद होती है? AZERTY या QWERTY। देखिए, AZERTY एक कीबोर्ड लेआउट है, एक कीबोर्ड लेआउट है, कीबोर्ड लेआउट है। यह काफ़ी हद तक QWERTY कीबोर्ड लेआउट के समान है, इसके समान है काफ़ी हद तक। यह मुख्य रूप से फ्रांस और बेल्जियम में उपयोग किया जाता है। AZERTY कीबोर्ड में एम और एल दोनों कुंजियां की एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और एल कुंजी एम कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है। अतः हमारा विकल्प ए सही है, फर्स्ट, केवल फर्स्ट। विकल्प ए सही आंसर है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 30, ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे माउस या कीबोर्ड, एक डॉट डॉट डिवाइस है। संग्रहण स्टोरेज, आउटपुट प्रक्रिया प्रोसेस, इनपुट, कौन सा है? 30वें का देखिए, इनपुट डिवाइस द्वारा किसी भी कंप्यूटर को संकेत दिया जाता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, या दूसरे शब्दों में इसके द्वारा कंप्यूटर से बातचीत की जाती है। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है। क्या है? इनपुट डिवाइस के द्वारा किसी भी कंप्यूटर को संकेत दिया जाता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, या दूसरे शब्दों में इसके द्वारा कंप्यूटर से बातचीत की जाती है। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। देखिए, डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है।
कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? कंप्यूटर डेटा किसे कहा जाता है? दी गई सूचनाओं को। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। 32वें का आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा है? सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर, सर्वर है जो स्मृति का प्रकार नहीं है। ये सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिवाइस है जो अन्य कंप्यूटर डिवाइसों को सर्विस प्रदान करता है, जबकि फ्लैश मेमोरी इस सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक रैप, मैग्नेटिक मेमोरी तथा सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी के प्रकार है। तो कंप्यूटर स्मृति का प्रकार नहीं है, सर्वर। विकल्प सी हमारा सही आंसर बनता है। प्रश्न नंबर 33। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? क्लॉक स्पीड, प्रोसेसिंग टाइम, सीपीयू स्पीड, एक्सेस टाइम। तीसरे का देखिए, तो इसमें एक्सेस टाइम होता है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर मेमोरी से कैरेक्टर को सीपीयू तक भेजने तथा सीपीयू से मेमोरी तक कैरेक्टर को लाने में जो समय लगता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम। सीडी रैम का एक्सेस टाइम 10 नैनो सेकंड से भी कम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। 34वां प्रश्न देखिए, संसाधित प्रोसेस्ड होने वाला डेटा ... में रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, माध्यमिक भंडारण इकाई, मेमोरी यूनिट स्मृति इकाई, या रीड प्रोटेक्टेड यूनिट पाठन संरक्षित इकाई, कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई। संसाधित प्रोसेस्ड होने वाला डेटा होता है मेमोरी यूनिट स्मृति इकाई। विकल्प 20 का सही आंसर है। मेमोरी यूनिट का कार्य निर्देश, डेटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोरेज करता है। मेमोरी यूनिट को आंतरिक भंडारण इकाई या मुख्य स्मृति मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 देखिए, कंप्यूटिंग में ... एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। कुकी, स्पैम, फायरवॉल, स्पेवेयर। देखिए, तो इसमें है फायरवॉल। विकल्प से इसका सही आंसर है। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो कि पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले इनकमिंग और बाहर जाने वाले आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और उसे नियंत्रित करता है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। कंप्यूटिंग में ... एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम नेटवर्क सुरक्षा तंत्र है जो पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग आने वाले और आउटगोइंग जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। फायरवॉल, नेटवर्क स्विच, राइटर या गेटवे। तो इसका फायरवॉल अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। विकल्प इसका सही आंसर है। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का हिस्सा है जिसका निर्माण अनधिकृत उपयोग, अन्य सिस्टम को रोकने और अधिकृत संप्रेषण न्यस्त सिस्टम को अनुमति देने के लिए किया जाता है। यह एक उपकरण या उपकरण का सेट है जो इस प्रकार तैयार किया गया है
जो अन्य सुरक्षा डोमेन के बीच कंप्यूटर यातायात को अनुज्ञा स्वीकार, एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट या प्रॉक्सी अंदर और बाहर करता है, जिसका आधार कई नियम और अन्य मानक हैं। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल तकनीक के कई प्रकार हैं, जैसे पैकेट फिल्टर, एप्लीकेशन गेटवे, एप्लीकेशन गेटवे, सर्किट लेवल गेटवे या प्रॉक्सी सर्वर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? यह एक हार्डवेयर डिवाइस है? नहीं। यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है? नहीं। यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों द्वारा दोनों का संयोजन है। बिल्कुल सही। सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित कर सकते हैं, यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है। बिल्कुल सही है इसका आंसर, विकल्प सी। यह किसी भी और प्रत्येक नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक नहीं। देखिए, कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सिक्योरिटी नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। फायरवॉल का उपयोग अक्सर अनधिकृत इंटरनेट यूजर्स को इंटरनेट से कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने से रोकने के लिए किया जाता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों का संयोजन हो सकता है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट हैं? वर्ड, ऑरेकल, एक्सेस। वर्ड और एक्सेस ये दोनों एमएस ऑफिस सूट के प्रोडक्ट हैं। वर्ड और कौन सा है? एक्सेल। एक्सेस। तो केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर बैठता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को डॉट डॉट हटाया जा सकता है। ए, कर्सर को रूलर के बाहर रखते हुए कल्टर प्लस एस को दबाकर। नहीं, गलत है ये। टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर। बिल्कुल सही है। कर्सर को टैब स्टॉप पर रखते हुए एंट्री की को दबाकर। नहीं, कर्सर को टैब स्टॉप पर रखते हुए कल्टर प्लस आर को दबाकर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए, और इससे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है और ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आरआरबी टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट बनी है चैनल की, आरआरबी टेक्नीशियन नाम से, ग्रेड फर्स्ट। उसमें जाकर देखें, पूरा सिलेबस करा रखा है हमने। और इसके आरआरबी एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एसएससी की सभी परीक्षाओं की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओआरओ, यूपी ट्रिपल एस पीईटी की क्लासें दे रहे हैं इसमें। तो ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए अपने साथियों पर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं।